हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। इसमें पूछा है रैंक द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू डिसॉल्व गिवन कंपाउंड। तो देखो जो कंपाउंड हमको गिवन है वो ये गिवन है नेप्थलीन जो सॉल्यूट है, और हमको तीन सॉल्वेंट दे रखे हैं, एक तो डाइथाइल ईथर, एक वाटर दे रखा है और एक दे रखा है इथेनॉल। तो हमसे पूछा है कि ये जो सॉल्वेंट है ये मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन सॉल्वेंट्स में। तो देखो हमको एक प्रिंसिपल ध्यान रखना होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। मींस अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो अब देखो ये जो नेप्थलीन है हमारा सॉल्यूट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कहीं भी कोई पोलरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर हो गया। मींस ये जो कंपाउंड हाईली सॉल्युबल होगा वो नॉन पोलर में होगा। अब देखो यहाँ पे जो वाटर है हमारा, इसमें पोलैरिटी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ये होता है और उसके बाद दो लोन पेयर होते हैं, तो इधर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसे होगा, मींस ये पोलर है। सिमिलरली ETOH भी पोलर है, यहाँ भी दो डाइपोल मोमेंट ऐसे होंगे, डाइपोल ऐसे होंगे लोन पेयर की तरफ से, तो डाइपोल की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो ये भी पोलर होगा। अब ये जो ETO है हमारा ये नॉन पोलर है। अब और ये जो वाटर है वो हाईली पोलर है एज कंपेयर टू ETOH। तो देखो ये नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, मींस E2O में ये हाईली सॉल्युबल होगा, देन ETOH में होगा और देन H2O में होगा। H2O में सबसे कम किस लिए, क्योंकि यहाँ ये हाईली पोलर है, और ETO में सबसे जल्दी क्यों होगा डिसॉल्व, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है और ये बोला है कि इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 10 टू द पावर 10 टाइम्स ज्यादा होगी इस कंपाउंड से। तो इसका जो रीजन है वो है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे देखो कैसे है कि जब यहाँ तो देखो ये लोन पेयर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इन्वॉल्व तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी तो जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जो अटैच होगा वो दूसरे नाइट्रोजन से इस वाले से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी बढ़, इसकी जो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो तो हो जाएगी कम और स्टेबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो इसलिए जो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इस वाले की, वो इसकी ज़्यादा होगी इसके केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोटोनेशन हो रही है तो जो ये कंपाउंड बनेगा ये स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम होगी, यहाँ हाईली स्टेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फैक्टर मेन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 98 की। इसमें दिया हुआ है इन द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच पेयर
सेकंड कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द फर्स्ट। तो देखो कंपाउंड क्या क्या दे रखे हैं हमको, ये कंपाउंड हमको दे रखे हैं और इसमें बताना है कि सेकंड कंपाउंड का हायर बॉइलिंग पॉइंट बताना है। अब देखो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के, जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी उसके, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला का हमें बताना है कि सेकंड वाले की ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे देखो OH है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, मींस H बॉन्डिंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन है भी तो यहाँ कार्बन के पास है, तो कार्बन के पास से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ इन तीनों के पास से होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे डाइपोल प्रेजेंट होता है, ये पार्शियल प्लस हो गया, ये पार्शियल माइनस हो गया, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ रही है तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के केस में यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो इस वाले केस में जो N है वो उस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो N से अटैच है, तो मीन्स यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा इसके कंपैरिजन में। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पेयर में सेकंड कंपाउंड का हायर बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो सेकंड कंपाउंड का ये वाला इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, बाकी में फर्स्ट वाला होगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में हमको दो कंपाउंड दे रखे हैं और उनका डाइपोल मोमेंट बताना है। तो देखो इन क्वेश्चन में हमको क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट याद रखने की जरूरत नहीं होती, हमको वैल्यू ऐसे दे रखी होती है कि हम उनसे आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखो ऑप्शन में दो वैल्यू घुमा रखी हैं, एक तो 6.87D और 4.11D, ये दोनों वैल्यू घुमा रखी हैं क्वेश्चन में, ऑप्शंस जो दे रखे हैं हमको। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन के पास लोन पेयर होगा, जब एन के पास लोन पेयर होगा तो एन का इन्वॉल्वमेंट होगा रेजोनेंस में, यहाँ पर भी होगा, लेकिन देखो यहाँ पे कितने सारे मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, यहाँ पे ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है और ये दोनों मिथाइल है, और यहाँ पे सिर्फ ये दोनों मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो स्टीरिक इनहिबिशन होगा रेजोनेंस का, मींस जो SIR इफेक्ट लगेगा वो यहाँ पे हाई होगा, मींस यहाँ पे रेजोनेंस करना इसको भारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है कि वो रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा बेचारा। जब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि NO2 क्या होता है, NO2 ऐसे अटैच है, तो यहाँ भी डाइपोल इधर है और यहाँ भी डाइपोल, मींस रिजल्टेंट डाइपोल ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे जब वो रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा तो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा ही निकल के, इधर रेजोनेंस आराम से हो जाएगी तो रिजल्टेंट डाइपोल ऐसे आ जाएगा, मींस यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो हाई होगा। अब ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं, तो देखो हाई किसका है, इसका, तो ये लिखो 6.87D और यहाँ पे रखो 4.11D, तो जो ऑप्शन हमको दे रखा है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, मींस ए का दे रखा है 6.87D और बी का दे रखा है हमको 4.11D, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 100, इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड्स। तो देखो F माइनस दिया है, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनका ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड। जो इसका कंजुगेट एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका इनकी कंजुगेट एसिड बना देते हैं। तो देखो HF का H आएगा, Cl का HCl आया, Cl माइनस का HCl, Br माइनस का HBr और I माइनस का HI। अब ये इनके क्या आ गए, कंजुगेट एसिड, क्योंकि बेस का क्या होता है कंजुगेट एसिड और एसिड का होता है कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे ये बेस है तो इनके कंजुगेट एसिड बना लिया हमने। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ में बताना है हमको, जो बेस है इनके, तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं पहले। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगी, ये होगी, क्योंकि जो HI है हमारा इसका साइज ज्यादा है, जब साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो मीन्स इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा तो H प्लस इजीली लूज करेगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी HI की ज्यादा होगी। अब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कम बेसिक स्ट्रेंथ, मीन्स जो I माइनस का होगा वो कम बेसिक होगा, देन Br, देन Cl एंड देन F माइनस। तो जो इसका ऑप्शन दे रखा है हमको वो ऑप्शन दे रखा है B, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, जिसमें F माइनस, देन Cl, देन Br, देन I, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, अमंग द xylenes व्हिच इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। तो xylene दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इसमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे, इसमें फैक्टर जो लगाएंगे हम वो हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे। देखो जब इसमें हम हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे तो हाइपर कंजुगेशन अगर देखें हम टॉलुइन का देखते हैं, तो जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो ऐसा ही तो कुछ होगा, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ H पे प्लस, फिर यहाँ जाएगा ये नेगेटिव C, देन H प्लस, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये है ये हमारी हाइपर कंजुगेशन। तो देखो हमें यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि जो नेगेटिव चार्ज है हमारा वो जहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जा रहा है। अब अगर हम इसमें बात करें तो देखो इसके केस में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे तो जा रहा है, ये पोजीशन भी है, ये पोजीशन भी, ये पोजीशन भी है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सिमिलर केस में देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी है, ये भी है और यहाँ पे जाएगा, इसके भी के यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा। तो देखो यहाँ पे सब पोजीशन पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज। अगर हम इस केस में बात करेंगे तो देखो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये दोनों पे जाएगा, इस पे जाएगा, और इस केस में यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा, मीन्स यहाँ पे सिर्फ इन तीन पोजीशन पे जा रहा है। मीन्स जो स्ट्रक्चर बनना है इसके लिए भी वही सेम बनेंगे तीन स्ट्रक्चर, इसके लिए भी वही सेम बनेंगे तीन स्ट्रक्चर। तो जो मोर इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन हो गई वो इस वाले केस में हो गई, और जब मोर इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन हो गई तो मोर स्टेबिलिटी हो गई।
तो जो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होगा वो हमारा ये वाला होगा जो ऑप्शन नंबर हमको बी में दे रखा है। तो 101 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वन 102 देखते हैं। 102 में दे रखा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ टू आइसोमर एक्स एंड वाई। दो आइसोमर दे रखे हैं, एक एक्स है और एक वाई है, जिसका हीट ऑफ कंबशन दे रखा है 17 किलो जूल पर मोल। एक्स का दिया हुआ है और वाई का दिया हुआ है 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इनका HOC दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन। अब देखो इसमें बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो HOC क्या होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOC कम होगी। अब HOC इसमें कम किसकी है, वाई की है। तो इसमें क्या होगा, जो वाई है हमारा वो मोर स्टेबल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे आइसोमर वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। अब जो इसमें ऑप्शन हमको दे रखे हैं उसमें ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक, उसमें है आइसोमर एक्स इज 5 किलोजूल पर मोल लेस स्टेबल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो करेक्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 की। तो देखो 103 में भी सेम क्वेश्चन है। सब्सटेंस हमको दे रखे हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन में लगाना है। तो इनको हमें हीट ऑफ कंबशन के ऑर्डर में लगाना है। तो देखो HOC जो होता है हीट ऑफ कंबशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ये कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे सेम होंगे तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हीट ऑफ कंबशन। और अगर नंबर ऑफ कार्बन की ही बात करें तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी। तो देखो इसमें कार्बन नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 1 2 3 4 5 6। तो हमें सिर्फ कार्बन नंबर पे डिपेंड करना है, क्योंकि तीनों में अलग अलग कार्बन दे रखे हैं। तो तीनों में जब अलग अलग कार्बन दे रखे हैं तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतनी हीट ऑफ कंबशन। तो देखो बी में सबसे ज्यादा कार्बन है, देन ए में है एंड देन सी में है। तो ये जो ऑर्डर आ गया हमारा हीट ऑफ कंबशन का आ गया, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। इसमें देखो 4 कंपाउंड दे रखे हैं हमको, और ऑप्शन में हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ए है कि 1 3 और 4 जो कंपाउंड है वो सेम कंपाउंड है। ऑप्शन बी है कि 1 और 3 जो हैं वो 2 और 4 के आइसोमर है। और ऑप्शन सी है कि 1 और 4 जो हैं वो 2 और 3 के आइसोमर है। और ऑप्शन डी है ऑल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कि कंपाउंड की नेमिंग करके, आईयूपैक नेम करके, कि कंपाउंड सेम है या नहीं। तो देखो इसमें नेम करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग आएगी वो आएगी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो 2 पे इथाइल आ रहा है, 4 पे मिथाइल, यहाँ पे 3 पे इथाइल है। तो यहाँ 2 पे इथाइल है, मीन्स कंपाउंड तो डिफरेंट है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6।
देखो 3 पे इथाइल आ गया, 4 पे मिथाइल आ गया, 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, और हेक्सेन 6 कार्बन की रिंग है। तो इस दो फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम कंपाउंड है। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो सेम नंबरिंग आ रही है, 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल है, ये भी सेम है, मींस फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सेम है, सेकंड डिफरेंट है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें कहा गया है कि 1, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड। तो 1, 3 और 4 सेम कंपाउंड है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। इसमें पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमको 4 कंपाउंड दिए हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, जो रिजल्टिंग एनायन बनेगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग एनायन, या हम इसको बोल सकते हैं कंजुगेट बेस, मींस जो किसका कंजुगेट बेस बनेगा H+ लूज करने के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए केस में PHO- फेनॉक्साइड आयन बनेगा, बी की केस में बनेगा PHCH2O-, यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। सी के केस में PHC+O, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे दो, तो यहाँ हाईली स्टेबल होगा ये। और ऑप्शन डी में है PHCH2NH2, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है। अब देखो इसमें स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा हमारा इन एनायन का वो होगा ऑप्शन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और हमको ये भी पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हाईली एसिडिक होता है। फिर इसमें ऑप्शन आता है फिनॉक्साइड आयन का, क्योंकि रेजोनेंस इन्वॉल्व है। अब फिर केस होता है कि अब बात होती है ए, इसमें बी में और डी में कौन सा स्टेबल होगा। तो देखो इसमें जो स्टेबिलिटी आएगी वो डी की आएगी एंड देन बी की आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल है और यहाँ पे चार्ज्ड है। तो न्यूट्रल वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और चार्ज वाले की स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी जो डी वाले की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। तो जो इसमें ये वाला ऑर्डर आएगा CADB, जो कि हमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी।